बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू कॉन्सेप्चुअल नर्सिंग एकेडमी। आज के वीडियो में हम स्वात रीजन बीएस नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर के सब्जेक्ट फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का यूनिट है वाइटल साइन। उसमें हम थर्ड वाइटल साइन को पढ़ेंगे जो कि हमारे पास है रिस्पायरेशन। बाकी दो वाइटल साइन टेम्परेचर और पल्स को हमने कवर कर लिया है। आप पहले वो जाकर देख लें, उसके बाद हम थर्ड वाइटल साइन पर जो है वो बात करेंगे। तो रिस्पायरेशन है, ये आज के ऑब्जेक्टिव्स हैं जिनको हम वन बाय वन कवर करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास रिस्पायरेशन प्रोसेस आता है। ये हमारे पास जो है पूरा रिस्पायरेशन एक प्रोसेस है जिसके बेस पर जो है हमारे पास पूरा जो रिस्पायरेटरी सिस्टम है वो ऑपरेट हो रहा है। ये एक ऐसा प्रोसीजर है, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें बॉडी और इन्वायरमेंट के दौरान जो है वो गैसेस जो हैं वो एक्सचेंज हो रहे हैं। इनमें फिर हमारे पास दो टाइप्स आती हैं। एक इसमें होती है इंटरनल रिस्पायरेशन और एक इसमें होती है एक्सटर्नल रिस्पायरेशन। अब एक्सटर्नल रिस्पायरेशन को एक्सटर्नल इस वजह से कहते हैं क्योंकि एयर जो होती है वो बाहर से जो है वो लंग में आ जाती है। लंग के अल्वेलाई और ब्लड में जो है वो एक्सचेंज होता है। तो जो जो गैसेस एक्सचेंज ब्लड और अल्वेलाई के दरमियान में है वो एक्सटर्नल है। अब इंटरनल जो है वो उसी ब्लड से स्टार्ट होता है कि जब उसी ब्लड से ऑक्सीजन पूरी बॉडी टिश्यूज़ में एक्सचेंज होता है तो वो हमारे पास इंटरनल रिस्पायरेशन है। जो रिस्पायरेशन का जो प्रोसेस है वो खुद जो है वो तीन प्रोसेसेस मिलकर जो है वो रिस्पायरेशन को बनाता है। अब रिस्पायरेशन में पहला जो है वेंटिलेशन है। जब हम सिंपल मूवमेंट ऑफ गैसेस इन एंड आउट ऑफ द लंग्स पढ़ते हैं, यानी जो हमारा इनहेलेशन है कि हमने इनहेल किया एयर को और हमने एक्सहेल किया, हमने इंस्पायरेशन की और हमने एक्सपायरेशन की, यानी बस लंग्स के इन एंड आउट हम एयर को अगर हम पढ़ रहे हैं गैसेस को तो वो वेंटिलेशन होती है। डिफ्यूजन क्या होती है कि हमारे पास उस मूवमेंट में जिसमें ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो अल्वेलाई और रेड ब्लड सेल्स के साथ जो है वो एक्सचेंज होते हैं। तो इसके लिए हमने डिफ्यूजन, जिस तरह डिफ्यूजन जहाँ पर जो है वो कमी होती है और जहाँ पर वो ज़्यादा होता है तो वो अपने कम की तरफ जो है वो चला जाता है। तो इट मीन्स कि जो अल्वेलाई होता है उसमें एयर ऑक्सीजन जो होती है वो मिकदार ज़्यादा होती है तो वो रेड ब्लड सेल्स में डिफ्यूज़ हो जाती है। अब रेड ब्लड सेल्स में कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार ज़्यादा होती है तो वो जो है अल्वेलाई में डिफ्यूज़ हो जाता है और उसी अल्वेलाई के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड की शक्ल में एक्सपायरेशन हो जाती है। अब परफ्यूजन क्या है कि जो हमारे पास रेड ब्लड सेल्स में ऑक्सीजन डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, कैपिलरीज में कैसे पहुंच रहा है, वो जो डिस्ट्रीब्यूशन है ऑक्सीजन की वो बेसिकली परफ्यूजन कहलाती है। अब फिजियोलॉजिकल कंट्रोल, जिस तरह रिस्पायरेटरी सेंटर जो है वो हमारे पास हाइपोथैलेमस था, रेगुलेटरी टेम्परेचर रेगुलेटरी सेंटर हमारे पास हाइपोथैलेमस था, तो रिस्पायरेटरी सेंटर हमारे पास मेडुला ऑब्लंगेटा है जो कि बेसिकली ब्रेन स्टेम का पार्ट है। अब अगर आपको नर्वस सिस्टम की समझ नहीं आती तो इसी चैनल पे नर्वस सिस्टम का लेक्चर मौजूद है, आप वो जाकर जो है वो देख सकते हैं। तो ये जो हमारा मेडुला ऑब्लंगेटा है ये जो है हमारे ब्रेथ सिस्टम को जो है वो कंट्रोल करता है। जो अडल्ट जो है वो नॉर्मली ब्रेथ ले सकते हैं बहुत स्मूथली, कोई जो है इंटरप्शन नहीं होती, कोई डिस्टर्बेंस नहीं होती और इनकी जो टोटल नंबर होता है अडल्ट में वो 12 to 20 टाइम्स पर मिनट, यानी हम एक मिनट में जो है 12 से 20 टाइम जो है वो सांस लेते हैं। तो अब ये जो वेंटिलेशन होती है ये कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन आयंस को रेगुलेट करती है आर्टीरियल ब्लड में, यानी इसी वेंटिलेशन के थ्रू हमारे पास अल्वेलाई और ब्लड के दरमियान में गैसेस और हाइड्रोजन आयंस यानी ये सब चीज़ें एक्सचेंज हो रही हैं और ये जो है रेगुलेट हो रही है। अब जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है वो है कार्बन डाइऑक्साइड। अगर कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हमारे पास उसका जो वैल्यू है वो अगर जो है ज़्यादा हो जाए तो उसकी वजह से जो है वो क्या होगा कि इसका जो रिस्पायरेटरी रेट होगा वो भी इंक्रीज़ हो जाएगा और डेप्थ ऑफ द ब्रीथिंग भी जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। और जो हमारा वेंटिलेटरी एफर्ट है उसकी मदद से क्या होगा कि ये जो एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होता है इसको रिमूव करने लगता है, यानी वो ज़्यादा से ज़्यादा एक्सहेलेशन को प्रमोट करता है। उसकी वजह से जो कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारे ब्लड में जो है वो एक्यूमुलेट हो गया है, जमा हो गया है, उसकी वजह से वो निकल जाता है।
अब मैकेनिज्म जिस तरह हमने कहा कि दो चीज़ें इन्वॉल्व हैं, एक होती है इंस्पायरेशन जिसको हम इनहेलेशन बोलते हैं और एक होती है एक्सपायरेशन जिसको हम एक्सहेलेशन बोलते हैं। और ये जो पॉज है ये इसका थर्ड पॉइंट है, यानी जब हमारे पास कोई प्रोसेस नहीं हो रहा, यानी ना इनहेलेशन हो रहा है ना एक्सपायरेशन हो रहा है। ये बेसिकली इनहेलेशन और एक्सहेलेशन के बाद जब दूसरे सांस पहले और दूसरे सांस के दरमियान जब हमारा एक छोटा सा वक्फा होता है, उस वक्फे को ये पॉज कहते हैं। इंस्पिरेशन में क्या होता है, जब हमारे पास रिस्पायरेटरी सेंटर जो है वो नर्व के थ्रू जो है डायफ्राम को मैसेज भेजते हैं, उनको बोलते हैं कि आप जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाए। इसी तरह उस डायफ्राम के कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से वो डाउनवर्ड में चला जाता है। इसके साथ जो एब्डोमिनल ऑर्गन्स होते हैं, इंस्पायरेशन का बेसिकली मतलब ये होता है कि ये हवा के लिए जो है, यानी एयर के अंदर आने के लिए उस जगह को जो है वो खाली करवाता है। तो अब कैसे खाली कराएगा कि जो डायफ्राम हमारे पास डोम शेप ऑर्गन होता है, ये इसको नर्व के जरिए मैसेज भेजता है, इसको कहता है कि आप थोड़े से कॉन्ट्रैक्ट हो जाओ। एब्डोमिनल ऑर्गन्स को बोलते हैं कि आप जो है डाउनवर्ड की तरफ पहले नीचे हो जाओ और फिर फॉरवर्ड हो जाओ, यानी पहले नीचे हो जाओ कि ऊपर से भी जगह खाली हो और फिर आगे हो जाओ ताकि पीछे से भी जगह जो है वो खाली हो। इसका मकसद ये होता है कि जो चेस्ट कैविटी होती है वो एक्सपेंड हो जाती है ताकि एयर जो है वो आसानी के साथ लंग्स में आ जाए। अब डायफ्राम जो है तकरीबन 1 सेंटीमीटर तक जो है वो मूवमेंट जो है शो करता है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। अब जो रिब्स होती हैं वो भी बाहर की तरफ जो है वो निकल आती हैं, जो तकरीबन 1.2 से 2.5 सेंटीमीटर तक जो है वो जो रिब्स होती हैं उनकी मूवमेंट होती है। इसके नतीजे में हमारे पास बॉडी के अंदर जो है नेगेटिव प्रेशर जनरेट हो जाता है और जो हवा होती है वो अंदर की साइड पर जो है वो आ जाती है। एक नॉर्मल रिलैक्स ब्रीथ जिसमें ना पर्सन चला है ना उसने कोई एक्सरसाइज की, यानी बिल्कुल वो नॉर्मल बैठा हुआ है, तो वो तकरीबन 500 ml तक एयर जो है वो इनहेल कर सकता है। एमसीक्यूज नोट कर लें। और वो जितना अमाउंट जो है एक नॉर्मल ब्रेथ में इनहेल करेगा तो उसको हम टाइडल वॉल्यूम कहेंगे। ये भी एमसीक्यूज कर लें। उसके बाद आता है एक्सपायरेशन। अब जो जो चीज़ें जो हैं वो उन्होंने मूवमेंट की है तो वो जब दोबारा अपनी अपनी पोजीशंस पर आएंगी तो वो एक्सपायरेशन होगा और वो जो है पॉजिटिव प्रेशर जनरेट हो जाएगा। अब जो डायफ्राम जो कि कॉन्ट्रैक्ट हुआ था वो रिलैक्स होगा। एब्डोमिनल ऑर्गन्स जो कि नीचे और आगे की तरफ हुए थे वो ओरिजिनल पोजीशन पर आ जाएंगे। टॉरिक्स जो है यानी जो चेस्ट एक्सपेंड हुआ था वो उनका भी साइज डिक्रीज हो जाएगा। लंग्स में कंप्रेस्ड हो जाएंगे। रिब्स भी जो है वो जो बाहर की तरफ निकली थी वो भी इनवर्ड हो जाएंगी, डाउनवर्ड हो जाएंगी। स्टर्नम जो है वो भी इनवर्ड आ जाएगा और बॉडी के अंदर पॉजिटिव प्रेशर जनरेट होगा जिसके थ्रू जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बाहर निकल जाएगी। अब ये जो है हमारे पास एक नॉर्मल सांस के दौरान जो वो इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन के दरमियान में जो रिलैक्सेशन टाइम होता है उसको हम वक्फा बोलते हैं, यानी एक सांस और दूसरी सांस के दरमियान। और अगर हम इसको इसके सिस्टमिक के अकॉर्डिंग पढ़ें तो इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन के दौरान जो है हमारे पास जो वक्फा आता है, ये जो नॉर्मल रेट और डेप्थ होती है ये इसको हम यूपनिया बोलते हैं। यानी जो हमारे पास रेट भी बराबर है 12 to 20 जो है वो रेट है और डेप्थ भी ठीक है वेंटिलेशन की, तो वो यूपनिया होता है, यानी वो जो है अनइंटरप्टेड है। अब हमारे पास जो होती है ब्रीथिंग को हम दो तरीकों से देखते हैं। एक जो है हम उसको थोरेसिक केज, हम चेस्ट के अकॉर्डिंग ब्रीथिंग को जो है ऑब्जर्व करते हैं और एक हम एब्डोमिनल यानी जो डायफ्रामेटिक होती है उसके अकॉर्डिंग ब्रीथिंग को चेक करते हैं। अब थोरेसिक ब्रीथिंग के अकॉर्डिंग किस तरह होगा कि इसमें जो है हम चेस्ट की अपवर्ड और डाउनवर्ड मोशन को देखेंगे। ये जो मेथड है ये हम अडल्ट में यूज़ करते हैं, यानी इसमें हम अडल्ट के चेस्ट को देखते हैं कि वो जो है किस तरीके से उसकी ब्रीथिंग हो रही है। अगर वो इनहेलेशन ज़्यादा कर रहा है, एक्सहेलेशन ज़्यादा कर रहा है, इस मीन कि उसके रिस्पायरेटरी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। डायफ्रामेटिक में हमारे पास जो है बेसिकली डायफ्राम के कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्सेशन की मदद से हम ब्रीथिंग को ऑब्जर्व करते हैं। ये हमारे पास एब्डोमेन की मूवमेंट को देखकर जो है वो हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो ये हमारे पास ज़्यादातर बच्चों के लिए ये वाला मेथड यूज़ होता है। अब वो फैक्टर्स जो कि रिस्पायरेशन को जो है वो इफेक्ट कर सकती हैं, इसको आप लोग बीम्स, हाँ
ये दो न्यूमोनिक को मिलाकर आप इसको याद कर सकते हैं। अब बॉडी पोजीशन से अगर चेंज हो जाए तो उससे भी सांस प्रॉब्लम आ सकती है, ब्रीथिंग पैटर्न चेंज हो सकता है, एक्सरसाइज की वजह से, पेन की वजह से, मेडिकेशंस है, स्मोकिंग है, हेमोग्लोबिन की मदद से, क्योंकि हेमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन को कैरी कर रहा है, तो अगर वो ठीक तरीके से फंक्शन है तो ठीक है, नहीं है तो उसकी वजह से भी रिस्पायरेशन पे इफेक्ट आएगा। एंजाइटी की वजह से, ट्रॉमा या न्यूरोलॉजिकल इंजरी, ये आप लोगों ने याद रखने हैं। अब हमारे पास कहते हैं कि जब करेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, जिस तरह हमने जब पल्स को चेक कर रहे थे तो हमने कुछ बातें जो है वो जहन में रखी थी। अब जब हम रिस्पायरेटरी रेट को चेक करेंगे तो कुछ करेक्टरिस्टिक्स को हम जो है वो नोट करेंगे। तो इसमें सबसे पहले आएगा रेट, यानी कितने नंबर ऑफ रिस्पायरेशन पर मिनट, जो कि एक हेल्दी अडल्ट के लिए 12 टू 20 साइकिल्स पर मिनट होता है। अब चूंकि पल्स रेट भी जो है वो एज के साथ साथ, सॉरी, ब्रीथिंग रेट भी जो है वो एज के साथ साथ जो है वो इंक्रीज होता है, डिक्रीज होता है, तो इस वजह से भी हमारे पास एज के लिए भी रिस्पायरेटरी रेट जो है वो चेंज होता है। अब न्यू बॉर्न का जो रिस्पायरेटरी रेट है वो 30 टू 50 है, 1 से 2 ईयर्स बच्चे का 20 से 30 है, या इसी तरह रेट जो है वो एज के साथ साथ जो है वो चेंज हो रहे हैं, यानी वो डिक्रीज हो रहे हैं। और लास्ट में अडल्ट के लिए जो है 12 टू 20 है। अगर अब 12 से कम होगा तो वो ब्रेडिप्निया होगा, जिसमें अगर पल्स जो है वो 60 से कम थी तो वो ब्रेडिकार्डिया था, यानी वो कार्डिया का वर्ड यूज हुआ था। और 12 से कम हो जाए रिस्पायरेटरी रेट तो वो ब्रेडिप्निया होगा, और अगर हमारे पास 20 से अबव हो जाए तो वो टेकिप्निया होगा। तो रिस्पायरेटरी रेट हमने पढ़ा, टेकिप्निया यानी जब वो 20 से अबव हो जाएगा तो उस केस में क्विक और शैलो ब्रेथ्स होंगी, और अगर ब्रेडिप्निया है रेट जो है वो 12 से कम हो गया है तो उसमें स्लो ब्रीथिंग होगी, और एपनिया बिल्कुल ब्रीथिंग सी सेक्शन उसकी जो है वो हो जाएगी। अब दूसरा जो है हमारे पास रिदम, यानी एक सांस के बाद दूसरी सांस में जो है वो इक्वल स्पेस है या नहीं, ये बेसिकली हम रेट और डेप्थ को मालूम करने के लिए, यानी कि अगर एक सांस जल्दी आई है और दूसरी जो है वो उसका रेट जो है वो कम है, यानी वो कुछ देर बाद आई है, उसके जो तीसरी है वो जल्दी आ रही है, इट मीन्स के डेप्थ और रेट में जो है वो प्रॉब्लम आती है। और ये जो इरेगुलर ब्रीथिंग पैटर्न्स होता है तो ये हम डेप्थ और सेम जो ब्रीथिंग रेट होता है ये उसको मालूम करते हैं, क्योंकि इससे हम वो जो अमाउंट ऑफ एयर है जो इनहेल हुआ है और जो एक्सहेल हुआ है तो ये हमें बताता है कि ये हमारे पास जो है रेट और डेप्थ में जो है वो चेंजेस आ रही हैं। तो ये बेसिकली ये सारी चीज़ें हमें रिस्पायरेटरी रिदम बताता है। अब रिस्पायरेटरी डेप्थ क्या होती है, ये वो वॉल्यूम ऑफ एयर होता है जो कि इनहेल हो रहा है और एक्सहेल हो रहा है। अब शैलो में क्या होगा, शैलो रिस्पायरेशन जो है वो कुछ डिजीज की वजह से जो है वो काज हो सकती है, जिसमें हाई फीवर, शॉक और सीवियर पेन होता है। अब शैलो और डीप ब्रेथ क्या होती है, शैलो में क्या होता है कि इसमें एयर जो होती है वो इनहेलेशन जो होती है और एक्सहेलेशन ये जल्दी जल्दी हो रही होती है, यानी ये जो है हमारे पास वो जो प्रोसेस होता है वो जल्दी जल्दी होता है। डीप में जो हमारे पास अगर आप चेस्ट एक्सपेंशन को देखते हैं तो चेस्ट एक्सपेंशन भी बहुत ज़्यादा होता है, और अगर आप एब्डोमिनली उसको देखते हैं तो एब्डोमिनल की एक्सपेंशन भी बहुत ज़्यादा होती है। इट मीन्स कि वो जो एयर है वो जो उसकी रिस्पायरेटरी डेप्थ है वो बहुत ज़्यादा डीप है। अब जब हमारे पास रैपिड रिस्पायरेशन होगी और डीप होंगी उसको हम हाइपर वेंटिलेशन बोलते हैं, और जब शैलो होगी और स्लो रिस्पायरेशन होगी तो उसको हम हाइपो वेंटिलेशन बोलते हैं। अब क्वालिटी किस तरीके से है, अब ब्रीथिंग पैटर्न्स है या वो नॉर्मल है या वो एबनॉर्मल है, इसमें बेसिकली जो है हम ये देखते हैं कि जो हमारा पेशेंट है वो सही तरीके से सांस ले रहा है या उसको सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, या जो है वो जो है मशीन के बगैर सांस नहीं ले सकता। तो ये जो सारी जितनी भी चीज़ें हैं ये हम रिस्पायरेटरी क्वालिटी में पढ़ते हैं, जिसमें कुछ टर्म्स यूज होती हैं, जिसमें हमारे पास लेबर्ड ब्रीथिंग है। अब लेबर्ड ब्रीथिंग जो है वो रिस्पायरेशन जो है वो पेशेंट जो है खुद कर रहा होता है, लेकिन वो इतनी मुश्किल से करता है कि उसको उसमें एफर्ट लगानी होती है, तो तब जाके वो एक सांस लेता है। डिस्पनिया क्या होती है कि जब हमारे पास
पेशेंट जो है अगर वो बैठा हुआ है, खड़ा हुआ है, तो वो जो ब्रीथिंग होती है वो ठीक होती है। लेकिन इसमें क्या होती है कि उसमें उसको जैसे ही वो लेट जाता है तो उसकी जो साँस होती है वो उसकी बंद होने लगती है, तो वो डिफ़िकल्टी उसमें आ जाती है। तो वो हमारे पास क्या होती है ये इसमें और ऑर्थोप्निया में जो है वो सिर्फ़ इतना फ़र्क है कि डिस्पनिया में हमारे पास परसिस्टेंट अनसैटिस्फाई नीड होती है। यानी कि इसमें अगर पेशेंट जो है वो उसको इतनी डिफ़िकल्टी होती है कि अगर वो जो है लेट जाए तो उसकी जो साँस होती है वो मुकम्मल बंद हो जाती है, और सिटिंग और स्टैंडिंग पोज़ीशन में जो है वो थोड़ी बहुत साँस में उसकी इम्प्रूवमेंट आ जाती है, लेकिन वो तब भी जो है वो बहुत ज़्यादा एफ़र्ट करके लेबर्ड ब्रीथिंग जो है वो ले रहा होता है। और ऑर्थोप्निया में तो वो बिल्कुल लेटते हुए बिल्कुल साँस ले ही नहीं सकता, और अपराइट और सिटिंग यानी बैठे हुए और खड़े हुए में वो जो साँस लेता है वो सही लेता है, तो वो ऑर्थोप्निया है। और डिस्पनिया में वो अगर खड़ा हो जाए, बैठ जाए, तब भी उसको जो लेबर्ड ब्रीथिंग होती है वो बिल्कुल वो परसिस्टेंट होती है। अब ब्रेथ साउंड्स, जो नॉर्मल रिस्पायरेशन होती है उसकी कोई साउंड जो है वो नहीं होती। लेकिन अगर वो कोई रिस्पायरेशन जो है वो किसी की जो है वो आवाज़ दे रही है, साउंड दे रही है, तो इट मीन्स कि वो किसी डिजीज़ेज़ का होता है। ये जो हमारे पास जो सर्टेन डिजीज़ेज़ होती हैं, बीमारियाँ होती हैं, ये जो रिस्पायरेशन साउंड होती हैं इसको इर्रेगुलर करती हैं। जो नॉर्मल होती हैं उसकी आवाज़ भी नहीं होती। तो इनमें हमारे पास जो सबसे पहले आता है वो होता है स्ट्राइडर, और ये जो साउंड होते हैं इनको हम स्टेथोस्कोप की मदद से जो है वो सुन सकते हैं। इनमें से कुछ ऐसी होती हैं कि जिनको हम बगैर किसी स्टेथोस्कोप के, बगैर किसी एम्प्लीफिकेशन के हम इसको सुन सकते हैं, यानी ये इतनी तेज़ होती हैं। जिनमें जो सबसे पहले है वो है स्ट्राइडर। इसमें जो है वो ऐसा लगता है कि वो जो है सही क्रूपिंग साउंड होती है, यानी इसमें इस तरह हार्श साउंड होती है, बहुत भारी सी, श्रिल सी, बहुत तेज़ आवाज़ होती है, जो वो एक्सपायर कर रहा होता है। जब वो इंस्पायर और एक्सपायर जो है जब वो दोनों कर रहा होता है तो उसमें एक बहुत सख्त सी आवाज़ जो है वो आती है। ये जो साउंड है तो ये बेसिकली एयरवे जब ब्लॉक हो जाता है, या बच्चों में जो क्रूप हमारे पास एक रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर है, या जिसमें लेरेंजियल ऑब्स्ट्रक्शन अगर पेशेंट में है, तो इस तरह के जो पेशेंट हैं जिनको उनकी स्पेसिफिक रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर है, उनकी वजह से उनका जो एयरवे है वो ब्लॉक हो जाता है, और उस एयरवे के ब्लॉकेज की वजह से हमारे पास स्टर्टर जैसे साउंड प्रोड्यूस होते हैं। अच्छा, स्टर्टर, अब स्टेटोरस ब्रीथिंग। अब ये ऐसी ब्रीथिंग होती है हमारे पास जब वो पर्सन जो है वो इंस्पायर कर रहा होता है, यानी वो जब एयर को इनहेल कर रहा होता है तो वो ऐसा लगता है कि वो जो पर्सन है वो खराटे ले रहा है, तो वो उसकी इस तरह की साउंड होती है। अब क्रैकल, जैसे कोई चीज़ जो है वो टूट रही है, जैसे कोई टूटने की आवाज़ हो गई, जैसे कोई शीशा जो है वो खुरेद रहा है, इस तरह की जो क्रैकलिंग साउंड्स होती हैं हमारे पास, जिस तरह कोई टिश्यू जो पेपर है उसको निचोड़ रहा है, तो ये क्या होती है बेसिकली एयरवेज में जो होती है, जब फ्लूइड की एक्युमुलेशन हो जाती है तो उसकी वजह से क्रैकल साउंड प्रोड्यूस होता है। अब ब्रोंकाई जो होता है ये हमारे पास इस तरह लगता है जैसे कोई बंदा सीटी बजा रहा है, ये लो पिच साउंड होती है हमारे पास, और ये ऐसी लगता है कि सीटी बजा, रेटलिंग सी साउंड होती है जो कि थ्रॉट में प्रोड्यूस होती है। ब्रोंकाई जो है उनको हम उस पेशेंट में सुन सकते हैं जिसको नमूनिया है, ब्रोंकाइटिस है, या सिस्टिक फाइब्रोसिस है, या फिर सीओपीडी यानी क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसऑर्डर। इस तरह के डिजीजेज में हमें ब्रोंकाई सुनने को मिलता है। अब वीजिस, ये भी हमारे पास इस तरह लगता है जैसे कोई सीटी बजा रहा है, लेकिन इसकी जो पिच होती है वो हाई होती है। अब हाई पिच और लो पिच का क्या फ़र्क होता है? जो हमारे पास मेल की आवाज़ होती है ना, वो लो पिच होती है, तो आपने देखा होगा कि वो थोड़ी-सी भारी होती है। तो जो रोंकाई में जो सीटी की आवाज़ होती है ना, तो वो ज़रा भारी होती है। अब वीज़िज़ में जो है, जिस तरह फीमेल की हाई पिच आवाज़ होती है, तो उसकी जो आवाज़ होती है थोड़ी-सी जो है वो हमारे पास तेज़ होती है। तो रोंकाई और वीज़िज़ में जो है ये फ़र्क होता है। ये तब होती है जब हमारे पास जो एयरवेज़ है पेशेंट का वो या तो ऑब्स्ट्रक्ट है और या बहुत ज़्यादा नैरो है, जिसकी वजह से जो है ब्रीथिंग प्रॉब्लम आ रही है, तो वो अस्थमा में होता है और सीओपीडी में हमारे पास होता है। अब काइन स्टोक्स ब्रीथिंग, ये इन सब में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये वो इर्रेगुलर ब्रीथिंग होती हैं जो कि शुरू में जो है वो स्लो होती हैं
और शैलो होती हैं, लेकिन उसके बाद अचानक से ये फास्ट हो जाती हैं और डीप हो जाती हैं। उसके बाद ये कुछ सेकंड्स के लिए जो है वो स्टॉप कर जाती हैं, उसके बाद फिर से ये स्लो हो जाती हैं, शैलो हो जाती हैं, उसके बाद तेज़ हो जाती हैं, फिर डीप हो जाती हैं। इस तरह की जो ब्रीथिंग होती है ये हम उन पेशेंट्स में देखते हैं जिनको ब्रेन इंजरी काज हुई हो, स्ट्रोक हो, ब्रेन ट्यूमर्स हो। तो इस तरह की जो होती हैं ये हमारे पास इन सब में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अच्छा, अब कॉमन टर्म्स हैं जो कि हम रेस्पिरेटरी रेट में जो है वो यूज़ करते हैं। यूपनिया 12 टू 20 हम ब्रीथ पर मिनट है। अब वेंटिलेटरी डेप्थ क्या होती है? ये वो डेप्थ ऑफ रिस्पायरेशन होती है जब हम चेस्ट वॉल की मूवमेंट से जो है वो पता लगा सकते हैं। जो डीप रिस्पायरेशन होती है उसमें क्या होता है कि जो उसमें जो चेस्ट एक्सपेंशन है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, यानी जो लंग्स होते हैं वो फुली एक्सहेल होते हैं और फुली इनहेल्ड होते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा जो चेस्ट वॉल होती है, चेस्ट वो एक्सपेंड हो जाता है और फुल एक्सपेंशन हो जाती है। अब वेंटिलेटरी डेप्थ हमारे पास जो है अगर डायफ्रामेटिकली थ्रू हम देखें, यहाँ पर जो है हमारे पास बेसिकली कॉस्टल और डायफ्रामेटिक ब्रीथिंग के अकॉर्डिंग वेंटिलेटरी डेप्थ को जो है वो डिफाइन किया गया है। तो जब हम चेस्ट वाल के अकॉर्डिंग जो है वो हम ब्रीथिंग को चेक करेंगे तो वो फुल एक्सपेंड होगी और लंग्स जो हैं वो फुल एक्सहेलेशन भी जो है वो शो करेंगे। अब डायफ्रामेटिकली ब्रीथिंग में क्या होगी कि इसमें जो डायफ्राम होगी उसकी फुल कॉन्ट्रैक्शन और फुल रिलैक्सेशन होगी। तो उससे भी हमारे पास जब हम एब्डोमिनल मूवमेंट देखेंगे तो एब्डोमिनल मूवमेंट इनहेलेशन में बिल्कुल वो जो एब्डोमिन होगा वो हमें फूला हुआ नजर आएगा और जब एक्सपिरेशन होगी तो जो एब्डोमिन होगा वो बिल्कुल सिकुड़ जाएगा। तो ये हमारे पास जो है डेप्थ होती है। अगर ये जो है हमारे पास नॉर्मल ब्रीथिंग है तो ठीक है, अगर ये डेप्थ जो है वो बहुत ज़्यादा हो रही है तो इट मीन्स कि फिर वो एबनॉर्मलिटीज़ की तरफ जा रहा है। अब डिफ्यूजन, जिस तरह हमने बात की कि जो हमारे पास ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो है उनकी डिफ्यूजन होती है और परफ्यूजन बेसिकली उसी ऑक्सीजन का ब्लड टिश्यूज में जो है वो ट्रांसफ़र होना परफ्यूजन कहलाता है। अब इसको जो है हम स्किन कलर से और कैपिलरी रिफिल से जो है वो चेक कर सकते हैं। इसमें जो होगा अगर हमारे पास किसी बॉडी पार्ट को जो है वो परफ्यूजन सही तरीके से नहीं हो रही, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस वहाँ पर सही तरीके से नहीं पहुंच रही, यानी जो डिफ्यूज़ हुआ है गैसेस उसकी परफ्यूजन होगी, वो ऑक्सीजन जाएगा बॉडी के हर हिस्से में। अब फॉर एग्जांपल किसी बॉडी के हिस्से में जो है वो ऑक्सीजन नहीं जा रहा तो उसकी जो वहाँ की जो स्किन होगी वो ब्लूइश कलरेशन शो करेगी। इट मीन्स कि वहाँ पर ऑक्सीजन की कमी आ गई है। या कैपिलरी रिफिल, आप जो है आप किसी के पेशेंट की जो थंब के जो नेल होता है उस पर आप थोड़ी सा प्रेशर प्रोवाइड करें और वो जो प्रेशर है आप रिलीज़ कर दें। तो अगर वो जल्दी से वो जो नेल पे आपने प्रेशर अप्लाई किया है अगर वो विद इन 1 सेकेंड जो है वो वापस से रिफिल हो जाए, वापस से वो रेड हो जाए तो वो जो ऑक्सीजन है वो ठीक है। लेकिन अगर उसको जो है वो वापस से रेड होने में टाइम लग रहा है तो इट मीन्स कैपिलरी रिफिल जो है वो हम वहाँ पर उस टाइम प्रोसेस कर रहे हैं तो उससे पता चल जाता है कि इससे ऑक्सीजनेशन में उसको प्रॉब्लम हो रही है। अब जो है वही टर्म्स हैं जिसमें एब्सेंस ऑफ ब्रीथिंग एपनिया है, यूपनिया नॉर्मल ब्रीथिंग है और तोपनिया जिसमें सिर्फ बैठे हुए पोजीशन में जो है वो सांस सही तरीके से ले रहा है। और डिस्पनिया में क्या होता है कि वो बिल्कुल उसको डिफ़िकल्टी है, वो ना खड़े होकर सांस ले रहा है ना बैठे हुए, वो जस्ट जो है हमारे पास लेबर्ड ब्रीथिंग कर रहा है। उसके बाद जो है पैरोक्सिस्मल नॉक्टर्नल डिस्पनिया, ये क्या होती है कि ये इसमें जो है पेशेंट सोया हुआ होता है और अचानक से उसकी जो सांस होती है वो बंद होने लगती है, उस पर जो है शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ के अटैक आता है तो वो जो है वो पेशेंट जो है उसको नींद से जो है जगा देता है। हाइपर एपनिया, जब डेप्थ ऑफ ब्रीथिंग जो है वो ज़्यादा हो जाए। अब टेकिपनिया और ब्रेडिपनिया, जब हमारे पास नॉर्मल रेट जो है वो ज़्यादा हो जाए तो इसमें जो है हमारे पास ब्लड गैस की एबनॉर्मलिटीज़ जो है वो इसमें इन्वॉल्व नहीं होती, यानी इसमें जस्ट रेट की बात होती है। रेट ज़्यादा हो जाए तो वो टेकिपनिया है और रेट जो है वो अपने नॉर्मल से कम हो जाए तो वो क्या है, ब्रेडिपनिया है। अब हमारे पास वेंटिलेशन की बात आ गई। जब हमारे पास रेट और साथ में जो है वो डेप्थ में, जहाँ ये इसमें जो है यहाँ पर ब्लड गैसेस एबनॉर्मलिटी को इन्होंने निकाल दिया था। जब हम सिर्फ रेट के अकॉर्डिंग इंक्रीज और डिक्रीज पढ़ते हैं तो वो टेकिपनिया और ब्रेडिपनिया है।
और जब हम रेट और डेप्थ दोनों की बात करते हैं तो वो हमारे पास हाइपर वेंटिलेशन होती है। तो उसमें जो इंक्रीज रेट और डेप्थ है वो हाइपर वेंटिलेशन, जो डिक्रीज रेट और डेप्थ है तो वो जो है हमारे पास यानी इसको जो है हम सिर्फ रेट और सिर्फ डेप्थ और दोनों जो है वो कह सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर डेफिनेशन में इसको हम दोनों कंसिडर करते हैं तो वो हाइपोवेंटिलेशन होती है। तो इसमें जो रेट होगा और डेप्थ होगा वो दोनों डिक्रीज हो जाएंगे। अब कॉस्मल रिस्पायरेशन, ये हमारे पास होती है डीप और लेबर्ड ब्रीथिंग पैटर्न्स। अब ये जो है डिफरेंट टर्म्स के साथ जो है वो एसोसिएटेड है, जिसमें अगर किसी को सिवियर मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो जाए, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस हो जाए और जो है किडनी फेलियर में, तो उसमें हमारे पास कॉस्मल रिस्पायरेशन होता है। ये हमारे पास ब्रीथिंग पैटर्न्स हैं जिनको जो है शो किया गया है। ये जो हमारे पास पैटर्न है ये यूपनिया को शो करता है, नॉर्मल रेट है। ये जो है ये हमारे पास इंक्रीज रेट को शो कर रहा है, टेकिपनिया है। ये ब्रेडिपनिया है, यानी इसमें जो रिस्पायरे पैटर्न है वो बिल्कुल स्लो है। इसमें बिल्कुल एपनिया है, इसमें एब्सेंस है। अब हाइपर एपनिया में डेप्थ भी जो है वो साथ में इंक्रीज हो रही है, रेट और डेप्थ दोनों है। इसमें हमारे पास पैटर्न है काइन स्ट्रोक, जिसमें हमने पढ़ा कि पहले जो है वो स्लो होगी, शैलो हो जाएगी, फिर उसके बाद फास्ट हो जाएगी, डीप हो जाएगी। तो ये हमारे पास बेसिकली वो होता है बायोट। ये भी हमारे पास जो है एबनॉर्मल ब्रीथिंग पैटर्न है, जिसमें हमारे पास क्या होती है कि रैपिड रिस्पायरेशन होती है। इसमें डेप्थ हमारे पास इक्वल होती है और एपनिया के पीरियड भी जो है वो इक्वल होते हैं, लेकिन इनमें जो रिस्पायरेटरी रेट होता है वो रैपिड होता है, यानी ये ग्रुप्स के साथ होती है। तो ये हमारे पास वो बायोट है। कॉस्मल में टेकिपनिया और हाइपर एपनिया दोनों होता है और एपनियोस्टिक यानी इसमें बीच बीच में जो है वो एब्सेंट हो जाती है। तो ये हमारे पास एपनियोस्टिक ब्रीथिंग है, पैटर्न्स है। अब यहाँ तक जो है आज का टॉपिक है। थैंक यू सो मच फॉर योर अटेंशन। कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं और फीडबैक भी दे सकते हैं कि आपको मेरे जो लेक्चर्स हैं वो सही तरीके से समझ आ रहे हैं या नहीं आ रहे। थैंक यू सो मच।